हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम पेपर 2022 के बारे में। तो अगर फ्रेंड्स आप जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर में हैं और आपका ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिशियन है, तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी जो कि हेल्पफुल होने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जो भी एग्ज़ाम आपकी जो कि 18 अगस्त या फिर 17 या फिर 18 अगस्त को आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन ब्रांच का, तो उनका जो कि प्रीवियस ईयर में जो 2021 में पेपर हुआ था, वो बिल्कुल सेम टू सेम 100% रियल पेपर आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इस पेपर को चाहें तो आप जो कि टेलीग्राम ग्रुप से मेरे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से जो कि डायरेक्ट जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ऐप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सिंपली सर्च करना है आपको जेपी टेक्निकल इन्फो, और वहाँ पे जो कि इसमें मैंने जो कि इस पेपर का जो पीडीएफ है ऑलरेडी जो कि वहाँ पे पोस्ट कर दिया है, वहाँ से जो कि आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट उन 40 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के, जो कि आपके आने वाले 2022 के एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादातर क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही रिपीट किया जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग आपको 40 में से 25 से 30 क्वेश्चन जो कि देखने को मिल सकते हैं अभी जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं अगस्त में। यहाँ पे देखिए उस ऑफिशियल पेपर के पीडीएफ को हमने ओपन कर लिया है, जो कि 2021 के सीबीटी एग्ज़ाम में ट्रेड थ्योरी में इलेक्ट्रिशियन में पूछा गया था। तो यहाँ पे ट्रेड थ्योरी की टोटल जो कि 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 40 क्वेश्चन पूछा गया था ट्रेड थ्योरी का। और जो ट्रेड देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, और जो ड्यूरेशन क्या है सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, और कैंडिडेट नेम यहाँ पे आपको जो कि मेंशन है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं 40 क्वेश्चन में से, और विस्तार से देखने वाले हैं ट्रिक के साथ कि कैसे हम इन क्वेश्चन को याद कर सकते हैं और कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि आपके आने वाले जितने भी अगस्त में सीबीटी एग्जाम है उसमें यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे है आपका, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फ्रेंड्स गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि बी जो होता है ईएमएफ के लिए सूत्र होता है ई इक्वल टू होता है फ्रेंड्स आपका BLV sin थीटा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो ऑप्शन आपका सही होने वाला है ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होने वाला है, क्योंकि होता है आपका फ्रेंड्स ई इक्वल टू BLV sin थीटा, या साइन थीटा या साइन एंगल में आपको कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका यही होने वाला है यहाँ पे, इसलिए आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही है BLV sin थीटा। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे, विच रूल इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन DC जनरेटर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो DC जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम कौन से नियम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए DC जनरेटर फ्रेंड्स जब भी जनरेटर की बात आए आपका, तो हमेशा वहाँ पे आप राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। अगर मोटर आ गया तो वहाँ पे आपका होता है लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स डी ऑप्शन आपका सही है, तो डी के लिए यहाँ पे आप जाएंगे। अगर यहीं पे फ्रेंड्स आपका रहता है DC मोटर तो आप वहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल को सही करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हम देखिए जनरेटर जब भी स्टार्ट करने जाते हैं, इसको जो कि मैं आपको एक सिंपल ट्रिक से बता दे रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होगा लाइफ में कि DC जनरेटर में कौन सा रूल यूज होता है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में अगर कन्फ्यूजन होता हो तो आज के बाद इस वीडियो में देखने के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। फ्रेंड्स देखिए जब भी हम DC जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो उसको जाते हैं राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं कि कभी जाते हैं उसको हम उल्टे हाथ से लेफ्ट हैंड से जनरेटर को स्टार्ट करते हैं। शायद ये एक्सेप्शनल केस होगा, 100 में से 90% लोग जो है कि उसको दाएं हाथ से ही स्टार्ट करते हैं जनरेटर को। तो इसलिए जब भी आपका आए जनरेटर तो वहाँ पे आपको सीधे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आपको सही करना है। तो यहाँ पे राइट हैंड रूल हो जाएगा, और मोटर के लिए आपको लेफ्ट हैंड रूल। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का सजेशन अच्छे से मिल गया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड। तो यहाँ पे कौन सा आर्मेचर वाइंडिंग है, ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, सिंप्लेक्स है, क्वाड्रेक्स लैप वाइंडिंग है। तो यहाँ पे आपका कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब भी इसको आपको याद करना होगा कि ये आपका क्या है, आपका ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग का यहाँ पे आपको फिगर दिया गया। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स इसी टाइप के क्वेश्चन सेम जो कि रिपीट होते हैं, तो आपको आपके 23 अगस्त से जो भी एग्ज़ाम स्टार्ट है आपको इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेम द टाइप ऑफ DC मोटर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है, शंट मोटर, सीरीज मोटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होने वाला है ये है आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन को देख लेते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है आपका सही आंसर है बिल्कुल
कि यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, डी है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो फ्रेंड्स यहाँ ऐसा इसमें जो है कि फ्रेंड्स आपको दो टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, एक आपका लॉन्ग शंट, एक होता है शॉर्ट शंट। तो फ्रेंड्स ये तो है आपका शॉर्ट शंट। अगर फ्रेंड्स आपका लॉन्ग शंट रहता है तो उसकी क्या पहचान है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग है ये आपका यहाँ से यहाँ तक ना हो करके ये आपका जो वाइंडिंग है पूरा यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये जो चीज़ यहाँ मुड़ जा रहा है यहाँ ना हो करके पूरा यहाँ तक जाता है, तब फिर ये आपका क्या हो जाता है, शॉर्ट शंट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये लॉन्ग शंट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका डायरेक्शन पूछा है। डीसी मोटर में जो करंट का डायरेक्शन है वो हम कैसे पता करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डीसी मोटर में करंट का डायरेक्शन पूछा है, तो इसके लिए आपको जो है कि हमेशा याद रखना है, आपको ऑप्शन डी सही होगा, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ का पूछता फ्रेंड्स आपका, तो यहाँ पे आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो जाता, लेकिन यहाँ पे करंट का डायरेक्शन पूछा है इसलिए यहाँ पे राइट हैंड रूल होगा। अगर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछता तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल हो जाता। तो फ्रेंड्स चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा एक्सटर्नल ग्राउलर का। तो यहाँ पे बाहरी ग्राउलर का यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी सही है कि टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम हाई स्पीड, मोटर को हाई स्पीड से बचाने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। श्रृंखला का मतलब होता है सीरीज। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, 3 फेज मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल से कम है। अगर कम है फ्रेंड्स तो यहाँ पे शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग होगा। अगर फ्रेंड्स यही पे होता कि कुंडली पिच पोल पिच से अधिक है, तो अधिक रहता तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होता, लॉन्ग कॉर्डेड वाइंडिंग। यहाँ पे कम है इसलिए यहाँ पे शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग सही होगा आपका। चलिए अगली क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टार्टर सिंबल, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का स्टार्टर है। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद करना होगा कि ये जो सिंबल है किसका है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका है स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो इसका जो ऑप्शन ए आपका सही है। यहाँ पे और भी ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर आपका सही है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कुछ डेल्टा टाइप का बन रहा है और यहाँ पे क्या है स्टार टाइप का है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, स्टार और डेल्टा स्टार्टर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ 6 पोल स्टार्टर ऑफ मोटर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा है कि 6 पोल की मोटर के लिए इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बता दें कि एक पोल के लिए क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे उसी तरीके से आप जो है कि 6 पोल के लिए बता देंगे कितना होगा आपका। तो फ्रेंड्स अगर आपका एक पोल के लिए 180 डिग्री है तो 6 पोल के लिए कितना होगा आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो 6 पोल के लिए फ्रेंड निकालने के लिए आपको यहाँ पे करना होगा मल्टीप्लाई। देखिए एक पोल के लिए 180 डिग्री है तो 6 पोल के लिए आप मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फ्रेंड्स 1080 डिग्री। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया है आपका कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ एसी मोटर स्टार्टर। तो फ्रेंड्स इसको जूम कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका स्टार्टर का नेम क्या है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, ऑप्शन सही है, योर राइट आंसर इज बी, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो फ्रेंड्स ये जो सिंबल है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें हम कुछ आपको पहचान बता देते हैं कि कैसे आप जानेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में क्या है आपका एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको फ्रेंड्स पहचान सकते हैं कि यह आपका क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। तो चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंगल फेज मोटर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके पास देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, इंडक्शन स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या है आपका ए है। कैंडिडेट ने भी ए चूज़ किया है, इनका यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मोटर के पास यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये इस तरीके से क्या हो गया है, आपका परमानेंट कैपेसिटर मोटर बन गया है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, किस सिंगल फेज मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल की विधि कार्यरत है? विच सिंगल फेज मोटर टैप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड इज एम्प्लॉय? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या है आपका, ये है। तो यहाँ पे आपका फ्रेंड्स जो है कि यूनिवर्सल मोटर में आपका ये मेथड जो कि यूज होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये फ्रेंड्स आपका VVI क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है आपका लेंज लॉ। लेंज लॉ पे ये जो है कि आपका वर्क करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन सिंगल फेज मोटर? सिंगल फेज मोटर में फ्रेंड्स जो है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या काम करता है? तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है उसका काम होता है कि जब मोटर स्टार्ट हो जाती है और रनिंग कंडीशन में हो जाती है, चलने लगती है, तो वो क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग कर देता है। अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा रहेगा तो वो क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग नहीं कर पाएगा मोटर से, तो हमारी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो जल जाएगी। तो फ्रेंड्स जब मोटर हमारा रनिंग कंडीशन में आ जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है कि आपका कर देता है ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग कर देता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है कि आपका बी ऑप्शन सही है। तो चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 6 पोल रन्स एट 1000 RPM? तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई ऐसी अल्टरनेटर है जो 1000 RPM पे चल रहा है, उसके 6 पोल हैं, तो उसका जो कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को फ्रेंड्स हमारे पास एक फार्मूला होता है, उससे ही हम सॉल्व करेंगे। NS इक्वल टू होता है 120F/P। तो फ्रेंड्स उससे जो कि हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 120 हो गया आपका, F का मान यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे F लिख देंगे ऐसे ही सेम। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो कि आपका P पोल दिया है कितना, आपका 6 पोल का मशीन है, और NS दिया है आपका 1000 RPM, स्पीड दिया है 1000 RPM। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो कि इसको हम इक्वल कर लेंगे, 1000 इक्वल टू इतना। अब फिर इसको क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, यहाँ पे कट करेंगे, 6 दूना के 12, 20 हो गया यहाँ पे, और फिर 1 0 से 1 0 फ्रेंड्स यहाँ पे कट गया, यहाँ बचा 100, 2 से आपका 100 कटेगा। तो चलिए फ्रेंड्स 2 को 100 को काटते हैं, 50 बार में कटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जो आया आपका, सॉल्व इसको आप कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आपका 50 हर्ट्ज आएगा, और 50 हर्ट्ज ही सही है। आपको फार्मूला मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डैम्पर बाइंडिंग इन अल्टरनेटर? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डैम्पर बाइंडिंग यूज किया जाता है अल्टरनेटर में, उसका पर्पज़ क्या है? तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए राइट आंसर क्या है आपका, सी है, रिड्यूस द हॉन्टिंग इफेक्ट। रिड्यूस वाइंडिंग लॉसेज ये नहीं होगा, रिड्यूस कॉपर लॉसेज ये भी नहीं होगा, इम्प्रूव द वोल्टेज रेगुलेशन ये आपका फ्रेंड्स ये भी हो सकता है। अगर बोथ C एंड D देता तो वहाँ पे C एंड D करते, बट यहाँ पे बोथ ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे C ऑप्शन को सही करेंगे और यहाँ पे जाएंगे रिड्यूस द हॉन्टिंग इफेक्ट। यहाँ पे आपको जो डैम्पर बाइंडिंग यूज होता है वो हॉन्टिंग इफेक्ट को कम करने के लिए होता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, वाई DC सप्लाई नेसेसरी फॉर सिंक्रोनस मोटर रन ऑपरेशन? सिंक्रोनस मोटर के ऑपरेशन के लिए DC मोटर क्यों ज़रूरी होता है, DC सप्लाई क्यों ज़रूरी होता है? तो जैसा फ्रेंड्स आपको पता होगा कि सिंक्रोनस मोटर में जो होता है AC और DC दोनों यूज होता है, तो DC वहाँ पे क्यों देते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि DC क्यों देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या होगा, D होगा, रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस स्पीड में रन कराने के लिए स्टार्टिंग में उसको जो है कि हम DC सप्लाई देते हैं। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वाई द LED आर अवॉइडेड एज कन्वर्टर इन रेक्टिफायर डायोड? रेक्टिफायर डायोड में फ्रेंड्स जो है कि LED को क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है, वेरी लो पावर डिवाइस है। ये फ्रेंड्स जो है कि रेक्टिफायर डायोड में अगर हम LED को यूज़ करेंगे तो इसका जो कंजप्शन है, पावर कंजप्शन काफ़ी कम है, और ये जो कि जल सकता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है कि LED को यूज नहीं करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मोटर जनरेटर सेट का क्या आपका यूज होता है? तो देखिए DC आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल। तो यहाँ पे DC आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, आसानी से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे
मोटर जनरेटर सेट को यूज करते हैं। और हाई एफिशिएंसी, नॉइज लेस, लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, ये सब नहीं होगा। इसकी डीसी को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे मोटर जनरेटर सेट को यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा उपकरण मापे हुए परिचित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? विच इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड ऑफ टेस्टेड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जहाँ पे भी आपका विजुअल शब्द आ जाए तो आप सीधे ही CRO पे जाएंगे। CRO होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। CRO का फुल फॉर्म भी कभी कभी फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको CRO का फुल फॉर्म भी याद रखना है और इसमें वो कहाँ पे यूज होता है ये भी याद रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंबल। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये कौन सा सिंबल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बबल लगा हुआ है। अगर यहाँ पे ये बबल नहीं रहता तो फिर ये यहाँ पे आपका एंड गेट होता है। यहाँ पे एक बबल है जो कि हमारा इन्वर्टर का काम करता है, तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स हो गया नैंड गेट का। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड इन द बेस इमीटर जंक्शन टू कंडक्ट अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। सिलिकॉन के लिए फ्रेंड्स, जो सिलिकॉन से कोई भी चीज़ बना है तो उसको ऑपरेट करने के लिए मिनिमम आपका सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को 0.6 टू 0.7 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस मार्क्ड एज एक्स। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि ये कॉन्टेक्टर होता है, एक्स से जो मार्क किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक्स से मार्क किया गया इसको पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। तो ये फ्रेंड्स ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, यहाँ पे मेन कॉन्टैक्ट नहीं है ये आपका फ्रेंड्स जो कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका स्टॉप बटन और स्टार्ट बटन भी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने है, विच केबल टाइज आर यूज टू बंच द वायर। मतलब तार को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया। मतलब कई सारे तार है तो उसको बांधने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका नायलॉन टाई का ही यूज़ किया जाता है। इसको सिंपली फ्रेंड्स आपको याद करना है और ये आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ये आपका बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि विच सप्लाई इंडिकेट्स द कलर ऑफ कंडक्टर एग्जिबिट ऑन रेड, ब्लू एंड ब्लैक। रेड, ब्लू और ब्लैक पर कंडक्ट किए गए कंडक्टर के कौन सी रंग आपूर्ति करती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए सप्लाई DC 3 वायर सिस्टम सिंगल फेज, सप्लाई AC, और सी ऑप्शन है सप्लाई AC सिस्टम 3 फेज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका रेड, ब्लू और ब्लैक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स RYB रहता तो आपका हो जाता सप्लाई AC 3 फेज सिस्टम RYB पे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे RYB नहीं है, यहाँ पे मतलब RYB मतलब रेड, येलो और ब्लू। तो यहाँ फ्रेंड्स है आपका रेड, यहाँ पे फ्रेंड्स है रेड, येलो और ब्लैक रहता तो आपका 3 फेज AC सप्लाई होता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका है रेड, ब्लू और ब्लैक है, RBB है। तो फ्रेंड्स इसीलिए आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, DC 3 वायर सिस्टम होगा यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी है, एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग मोटर। मोटर को कंट्रोल करने के लिए एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है, यही आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इन DC मोटर। देखिए फ्रेंड्स आपको बता दें कि एग्ज़ाम में एक कर्व ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे वो DC सीरीज मोटर का हो या शंट मोटर का हो या कम्युनिटी कंपाउंड मोटर का हो। तो इसलिए आपको एक कर्व ज़रूर याद रखना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको 5-6 कर्व दिया होगा, वहाँ से आपको जो है कि ईजिली सबको याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स चलिए इसका ऑप्शन क्या सही है, इसमें कई ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है आपका, स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपका है। तो अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही है इसके लिए। व्हाट इज़ द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ द डिक्लेयर वोल्टेज 240 वोल्टेज एज पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन आपका सही है वो आपको मैं यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो वेरिएशन होता है वो ±6% का वेरिएशन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप 240 वोल्ट का ±6% निकालेंगे तो आपका जो है कि आएगा 12, तो 12 माइनस कर लेंगे तो 228 वोल्ट आपका आने वाला है। यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे निकाल लेंगे आप 240 × 6/100,
तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है आपके आईटीआई सीबीटी एग्जाम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में। तो इस जो कि फ्रेंड्स इसको जो है कि आप याद करना ना भूलें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका है 228 वोल्ट, सही होगा। फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस सबसे तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। तो यहाँ फ्रेंड्स आपका जो कि फैराडे का नियम होता है, फैराडे का विद्युत तुल्यांक का नियम है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट लॉ ऑफ फैराडे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी आपका सही होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। इसके लिए फ्रेंड्स आपका एक फार्मूला भी होता है जो केमिस्ट्री के बुक में दिया रहता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन यूपीएस। तो फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, सबको पता होगा। इसका फ्रेंड्स जो है कि राइट आंसर क्या है आपका डी है, अनलिमिटेड पावर सप्लाई होता है यूपीएस का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीडब्ल्यूएम। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार पूछा गया है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको आप जो कि ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। विच इज़ अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल मतलब होता है कि आपका ऑप्शन यहाँ पे बी है, जो मतलब कभी ख़त्म ना हो। कन्वेंशनल मीन होता है फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे डीजल पेट्रोल हुआ, आपका मिट्टी का तेल है, केरोसिन जिसे बोलते हैं। तो डीजल पेट्रोल फ्रेंड्स एक टाइम ऐसा आएगा जब सभी डीजल पेट्रोल क्या है ख़त्म हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मीन होता है पारंपरिक। तो फ्रेंड्स पारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत हैं वो कभी नहीं कभी एक दिन क्या है ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन एक फ्रेंड्स होता है आपका नॉन कन्वेंशनल। तो नॉन कन्वेंशनल में होता है ऐसा ऊर्जा स्रोत जो कि अनवरत चलता रहे, जो ख़त्म ना हो। जैसे कि आपका हवा है, हवा हमेशा रहेगा, तो जिसे पवन चक्की चलता है, हवा से जो ऊर्जा निकालते हैं। और सूर्य है, सूर्य भी आपका हमेशा रहेगा फ्रेंड्स। तो सूर्य से जो धूप मिलता है उससे हम सोलर पैनल या फिर बहुत से तरीके के एनर्जी के रूप में हम उसको यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपका नॉन कन्वेंशनल में सूरज की किरणों को लिया गया है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ कन्वेंशनल पावर जनरेशन। कन्वेंशनल का मतलब बता दिए फ्रेंड्स कि जो पारंपरिक हो और जो एक दिन क्या है ख़त्म हो जाएगा। पवन चक्की ये नहीं ख़त्म होगा फ्रेंड्स। ज्वारी टाइडल पावर प्लांट ये भी ज्वार भाटा समुद्र में आते रहेंगे। और देखिए फ्रेंड्स सोलर पावर तो अभी बताया फ्रेंड्स कि जो सोलर पावर है वो सूर्य जब तक रहेगा तब तक हमें एनर्जी मिलेगी। थर्मल पावर जनरेशन फ्रेंड्स देखिए इसका जो ऑप्शन राइट होगा डी है, थर्मल पावर जनरेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि डी ऑप्शन कैसे सही है और थर्मल पावर जनरेशन में क्या क्या आता है। तो देखिए फ्रेंड्स थर्मल पावर जनरेशन में आपका जैसे कि फ्रेंड्स आपके आ जाता है, जैसे कि आपका हो गया कोयले से बिजली जो निकालते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो कोयला तो एक दिन ख़त्म ही हो जाना है, तो इसलिए कोयले से जो बिजली बनता है वो आपका थर्मल पावर जनरेशन में आता है। और तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है आपका इस तरीके से वो एक न एक दिन ख़त्म होगा। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर है वो डी होगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिक लाइन्स कनेक्ट टू द सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब वितरक प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ए फीडर है। फीडर जो होता है फ्रेंड्स वो डिस्ट्रीब्यूटर को सब स्टेशन से जोड़ता है, सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंसुलेटर। तो देखिए यहाँ पे इंसुलेटर का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है, डी है, सिंगल सेट पिन इंसुलेटर इसका नाम है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं आप कि एक पिन आ रहा है बीच से ऐसे होते हुए, तो इस पिन की वजह से फ्रेंड्स इसका नाम पड़ गया है सिंगल सेट पिन इंसुलेटर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ लाइन इंसुलेटर यूज टू डेड एंड ऑफ द एचटी ओवरहेड लाइन। फ्रेंड्स इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या है, बी है, डिस्क इंसुलेटर। मतलब एचटी का मीन होता है फ्रेंड्स आपका हाई टेंशन और एलटी का मीन होता है आपका लो टेंशन। हाई टेंशन मीन जहाँ हाई वोल्टेज होता है और लो टेंशन मीन होता है लो वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरों पर किस प्रकार की लाइन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अंतिम सिरे का मीन फ्रेंड्स होता है जहाँ पे जैसे कि वो एंड हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन, तो वहाँ पे फ्रेंड्स क्या यूज होता है, डिस्क इंसुलेटर। एंड हो रहा है या फिर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दोनों ही तो फ्रेंड्स अंतिम आएंगे।
तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, आपका डिस्क इंसुलेटर ऑप्शन सही है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि आपको अभी तक जो भी डिस्कस कराया गया क्वेश्चन का वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर फ्रेंड्स फिर भी क्वेश्चन को समझने में कोई डाउट है तो उसको बेहिचक फ्रेंड्स आप जो कि उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट द रप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज रेटेड। सर्किट ब्रेकर की जो रप्चरिंग कैपेसिटी होती है वो फ्रेंड्स क्या होती है, हमेशा MVA में होती है। ये फ्रेंड्स इसको आंख बंद करके आप याद करिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे तो पूछा ही जा रहा है फ्रेंड्स, ये कंपटीशन में भी आपके पूछा जाता है। जैसे आपका UPSC TG2 हुआ या फिर अदर जो भी आप एग्ज़ाम देंगे ITI लेवल पे, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40 से देखिए, ये आपका ट्रेड थ्योरी का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं ट्रेड थ्योरी का। इसके बाद जो कि आपका ट्रेड थ्योरी का 40 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप इन सब क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करते हैं तो यकीन मानिए 40 में से कम आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको इसी टाइप का देखने को मिलेगा। कन्फर्म है फ्रेंड्स, 20+ का मैं गारंटी लेता हूँ, आपको 20+ क्वेश्चन इसी में से देखने को, इसी वीडियो में से देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, विच रिले होल्ड देयर कॉन्टैक्ट इन पोजीशन आफ्टर पावर इज कट ऑफ। देखिए फ्रेंड्स रिले होते हैं, पावर कट जाने के बाद रिले क्या होता है कि अपने कॉन्टैक्ट को बनाए रखता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, लैचिंग रिले कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है।